हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक करियर विथ होम। आज हम लोग पार्ट चौथे में चल रहे हैं। ग्लोसरी ऑफ जो लिटरेरी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। ओके, खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। इसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे और एक्सरसाइज कराने के बाद इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। और ये मान के चलिए इसमें से आपका क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका फिगर ऑफ स्पीच में या इसमें जो लिटरेरी टर्म्स जो यूज हुए हैं, जितने भी यूज हुए हैं, सब आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन से कम नहीं आता है। उसके बाद ग्रामर, लिटरेचर सब मिला करके आते हैं। तो देखते हैं, चलिए। और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए देखिए व्हाट्सअप भी है, ये कॉलिंग भी है, इस पर गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी। हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक करियर विथ होम। हम लोग आज चलते हैं ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को चौथे पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें कई ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि हाँ ये कैसे आता है आपके एग्जाम में। ओके, तो चलते हैं पॉइंट पर हम लोग। और इसके पहले देख लिया जाए कि अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप करिए, आपको फ़ोन करना है इस पर फ़ोन करिए, गूगल पे करिए, फ़ोन पे करिए। और आप देख रहे हैं टीजीटी में इतना, लेकिन 50% ऑफ, 50% ऑफ, मतलब आपको बहुत बम्पर छूट मिला है और आप लोग डिले कर रहे हैं। तो डिले मत करिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएगी और आने वाली है। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम लोगों का कोर्स सही रूप से चलना शुरू कर दे। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये नंबर है एक, जो है आपका, आप जो नहीं बस सर्च करेंगे करियर विथ होम, करियर प्लान विथ होम जो लिखा है, करियर विथ होम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, और इसमें आप व्हाट्सअप करें, इसमें फ़ोन पे, गूगल पे, ऑल दिस वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लीसे लिखा हुआ है, क्लिच मत पढ़ना आप लोग, क्लीसे है, इसको आप हिंदी में कहते हैं क्लीसे। इसको जब उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्लीसे होगा, क्लीसे होता है। ओके, अब इस क्लीसे है क्या, इसे हमें जानना है। क्लीसे कहते किसे हैं? तो क्लीसे में एक ध्यान रखना है आपको कि यह, अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो सिर्फ घिसा पिटा, घिसा पिटा। ओके, मतलब बहुत यूज हो गया हो। आप देख रहे हैं इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। एक क्वेश्चन आपका बन गया, कहाँ का वर्ड है? क्लीसे, क्लीसे वर्ड वेयर ड्राइव फ्रॉम, तो फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच से लिया गया है। स्टीरियोटाइप यूजिंग है, स्टीरियोटाइप अगर आ गया इसमें ऑप्शन में स्टीरियोटाइप, तो स्टीरियोटाइप मतलब इसका स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड यूजिंग इन पेंटिंग। क्लीसे सिग्निफाइज, जिसका सिग्निफाइज है एन एक्सप्रेशन दैट डेविएट इनफ फॉर ऑर्डिनरी यूसेज। ओके, अब इसके अर्थ को अगर समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये एक ऐसा वाक्य, विचार या कला का तत्व होता है जो बहुत अधिक प्रयोग से, बहुत अधिक प्रयोग होने से अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने मूल अर्थ को भूल जाता है। उसी को हम क्लीसे कहते हैं। तभी एक ऐसा वाक्य विचार है कि यह इतना प्रयोग हो चुका है कि अपने मूल अर्थ को भूल चुका है, खो दिया है, इतना अधिक प्रयोग हो गया। दैट इज कॉल्ड क्लीसे। तो क्लीसे कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। एक क्वेश्चन ये बन गया। अगर ऑप्शन में आया स्टीरियोटाइप यूजिंग इन पेंटिंग, क्लीसे सिग्निफाइज एन एक्सप्रेशन दैट डिविएट्स इनफ फॉर ऑर्डिनरी यूसेज की बात अगर करता है कि मतलब कि आप जो है इतना यूज कर दे कोई शब्द, कोई वर्ड जो कि अपने अस्तित्व को भूल जाए, उसका अपना जो मेन अर्थ है वो समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं क्लीसे। देखिए एग्जांपल, द टास्क। अगर आपका आ गया द टास्क किसने लिखा है, देखिए मैं हिस्ट्री पोर्शन भी इसी में आपको साथ साथ लेके पढ़ा रहा हूँ। ये हिस्ट्री पोर्शन हो जाएगा कि आपका जो द टास्क है यह क्या है? क्लीसे है। लेकिन लिखा किसने है? तो विलियम कॉपर ने लिखा है।
लिखा किसने? विलियम कॉपर ने लिखा। इतनी बात समझ में आई। क्लीशे क्या है? बस क्लीशे से बहुत ज़्यादा पूछेगा। व्हाट इज़ क्लीशे? तो क्लीशे क्या है? ये फ्रेंच वर्ड है, स्टोरी टाइप यूजिंग है। और अगर ये पूछ लिया द टास्क क्या है तो क्लीशे है। और किसने लिखा है? तो विलियम कूपर ने। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी। कॉमेडी आप जानते हैं कि जिसमें आप रोमांस पैदा करते हो उसे हम कॉमेडी कहते हैं। चाहे जिस तरह से मनोरंजन के रूप में हम कहते हैं ये ऐसा फिक्शनल वर्क है, ऐसा फिक्शनल वर्क है जिसका जो सब्जेक्ट या मटेरियल्स आर सेलेक्टेड मैनेज्ड प्राइमरली इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट एंड अम्यूज, जो हमें इंटरेस्ट करता है, आनंद देता है, अम्यूज करता है, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। जिसमें आप आनंद प्राप्त करते हो, ऐसा वर्क जिसमें आपको आनंद मिलता हो, अम्यूज करते हो, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कॉमेडी क्या है? मतलब इट इज़ अ फिक्शनल वर्क। कैसा वर्क है? फिक्शनल वर्क है। इन विच द मटेरियल्स आर सेलेक्टेड, जिसमें सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। तो प्राइमरली इन ऑर्डर टू, किस लिए, किसके लिए किया जाता है? इंटरेस्ट एंड अम्यूजेस। ओके, कॉमेडी हो गई। लेकिन कॉमेडी कई प्रकार की हो गई आपकी। एक तो आपका सटायरिक कॉमेडी की बात होती है। सटायरिक क्या है? सटायर करते हैं। ओके, सटायरिक मतलब होता है आप किसी पर व्यंग मारते हैं, सटायर होता है। सटायरिक कॉमेडी ऐसी कॉमेडी जिस पर व्यंग के थ्रू कोई चीज़ कही जाए, रेडिकुल, हास्य किया जाए, तो इट रेडिकुल्स, ये एक हास्य है जो किसी का हम मजाक उड़ाते हैं। अब चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो या फिलॉसफिकल सिद्धांत हो या अटैक्स सोशल आर्डर हो, या तो आप सोशल आर्डर पर अटैक करते हो या फिलॉसफिक सिद्धांत पर आप करते हो या आप पॉलिटिकल पॉलिसीज पर करते हो, किसी पर आप करते हैं उसे हम सटायरिक कॉमेडी कहते हैं। तो आप जान सकते हैं जॉन सैंडी मैन है, इसमें नहीं है, एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है? जीबी शाह ने लिखा है। ओके, जीबी शाह ने इसमें सटायर बोला है आर्म्स एंड द मैन ने। आपने देखा होगा कि इसमें चॉकलेट हीरो की बात हो रही है। तो अब चॉकलेट हीरो कौन हो सकता है? लड़ाई के दौरान जिसके पास गोली होनी चाहिए उसके पास क्या है? उसके पास चॉकलेट है, उसकी जेब में चॉकलेट मिल रहे हैं। तो एक उन्होंने पॉलिटिकल बेस पर आप कह सकते हैं कि सटायर किया है कि सरकार को चाहिए कि वो उसे गोली दे, ना कि चॉकलेट उसकी जेब में निकलनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया सटायरिक कॉमेडी। और सटायरिक कॉमेडी में आपने देखा सटायर बोलने वाले बेन जॉनसन, एक वाल्पोन है, द अल्केमिस्ट है, जो कि दोनों को इन्होंने लिखा है बेन जॉनसन ने। ओके, वाल्पोन एंड द अल्केमिस्ट, इसको बेन जॉनसन ने लिखा है। तो सटायरिक कॉमेडी आप समझ गए, इट इज़ रेडिकुल्स। अब रेडिकुल्स किस पर हो सकता है? जो पॉलिटिकल बेसिस पे हो सकता है, पॉलिसीज पर, या फिलॉसफिक डॉक्ट्रिन पर हो सकता है, या सोशल आर्डर पर, सोशल सामाजिक बुराइयों पर जो भी है उस पर सटायर बोलते हुए कहना, उसे हम कहते हैं सटायरिक कॉमेडी। आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक कॉमेडी की बात करते हैं, जिसमें रोमांस पैदा हो जाए उसी को हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। ओके, रोमांस। ओके, रोमांटिक मतलब रोमांस और कॉमेडी मतलब आनंद, इन ऑर्डर टू अम्यूज एंड इंटरेस्ट आल्सो यू नोन ऑलरेडी, उसके ऊपर आपने देखा। तो रोमांटिक कॉमेडी मतलब ऐसी कॉमेडी जिसमें रोमांस पैदा होता हो, जिसमें रोमांस किया जाता हो, उसे हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। और यू कैन से रोमांटिक कॉमेडी इज आल्सो कॉल्ड रोमांस, इसे रोमांस भी कहा जाता है। अभी हम आपको बताते हैं, पहले इसे समझ लीजिए रोमांटिक कॉमेडी क्या है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय कब, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, एलिजाबेथन डेंटिस्ट ने, ऑन द मॉडल ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोज। आज इस कंटेम्प्रेरी प्रोज के मॉडल पर इन्होंने, एलिजाबेथन जो डेंटिस्ट थे इन्होंने किया है। तो एलिजाबेथन डेंटिस्ट ये डेवलप कहाँ हुआ?
एलिजाबेथन में, और ये एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने इसको रोमांटिक कॉमेडी डेवलप किया, जो कि द मॉडल ऑफ कंटेम्प्रेरी पोज आज भी चल रहा है। ओके, अब जो आपने रोमांटिक कॉमेडी देखा, रोमांस, इसका जो दूसरा नाम रोमांस की बात हमने कहा अभी अभी हम, तो रोमांस क्या है? रोमांस में आप देखते हैं जैसे मूवी में जाते हैं, कॉमेडी तो होती ही है, लेकिन उसमें जब आप हीरो हीरोइन के लव अफेयर की बात करते हैं तो वहाँ वो रोमांस पैदा होता है। कॉमेडी होते हुए भी वहाँ आपका एक रोमांस होता है, तो उस रोमांस को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लव अफेयर। उन दोनों के बीच में लव अफेयर होता है, और ये इसमें ये भी होता है कि जब हीरो हीरोइन लव अफेयर करते हैं तो उनके जो रास्ते हैं स्मूथ नहीं है, तो कहते हैं दिस कोर्स कौन? लव डज नॉट रन स्मूथ। ये जो स्मूथली नहीं चल सकता, इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। ओके, ऑल डिफ़िकल्टीज टू एंड इन हैप्पी यूनियन। बहुत सारी डिफ़िकल्ट के बाद आपकी एंडिंग जो है यूनियन हैप्पी होती है, आप मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने के बाद, आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी देखी होगी कि उसमें पूरी लगभग पूरी फिल्म में आप देखते होंगे स्ट्रगल कर रहा होता हीरो, शादी के लिए परेशान है, उसका अफेयर चल रहा, और माँ बाप जो है उधर उसको घर में बंद कर दिए हैं, उसको उधर मार पीट रहे हैं, तो आपने देखा होगा। तो दिस इज रोमांस, बट दिस इज एंडिंग इन हैप्पी यूनियन। इसका जो यूनियन है वो हैप्पी होना, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांस पैदा हुआ, लेकिन ये कहा गया है कि डज नॉट रन स्मूथ लव डज नॉट स्मूथ रन, ये स्मूथली रन नहीं कर सकता है। ओवरकम्स ऑल डिफ़िकल्टीज़, और इसके बाद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद इसकी एंडिंग कैसी होती है? हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी यूनियन होती है, कि बाद में हीरो हीरोइन मिलते ज़रूर हैं, तभी तो हम कॉमेडी कहेंगे रोमांस के साथ। ओके, आर यू गेटिंग? कि जो रोमांटिक कॉमेडी है, सच काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज कॉल्ड आल्सो रोमांस। रोमांस रिप्रेजेंट क्या करता है? लव अफेयर करता है, बट लव अफेयर में कितनी समस्याएं होती हैं? इट कोर्स लव डज नॉट रन स्मूथ इट ओवरकम्स ऑल डिफिकल्टीज टू एंड इन हैप्पी यूनियन। ओके, अब देखते हैं रोजलिंड में जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसमें भी वही समस्याएं हुई हैं, रोमांस किया जाता है 1590 में। तो आपको देखिए, मैंने ये तो बता ही दिया कि रोमांटिक कॉमेडी क्या है, लेकिन ये आपने देख लिया कि रोजलिंड क्या है, थॉमस लॉज की 1590 में ये रोमांस है, अर्थात रोमांटिक कॉमेडी आप कह सकते हैं। आप संदेह देगा रोमांटिक कॉमेडी या ट्रेजेडी दे दिया या सटायरिक कॉमेडी दे दिया या कॉमेडी ऑफ मैनर दे, तो आप उसको क्या करेंगे? रोमांटिक कॉमेडी की बात करेंगे, रोमांस की बात करेंगे। तो एक ऑप्शन ये हो गया, और पहली बात। और फिर ये आपने देखा कि रोमांटिक कॉमेडी जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट की बात होती है, ये डेवलप्ड किया रोमांटिक कॉमेडी। ध्यान रखिए, रोमांटिक कॉमेडी डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, ये चीज़ें हो गई। और फिर ये इट मीन्स अदर नेम इज़ कॉल्ड रोमांस। रोमांस में ये लव अफेयर की बात होती है, जिसका कोर्स जो है स्मूथ नहीं होता है, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज लेके आते हैं, बट इन हैप्पी यूनियन, इसकी एंडिंग जो होती है हैप्पी यूनियन की होती है। ओके, तो रोसलिंड में भी यही चीज़ें होती हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी यही होती है, जो शेक्सपियर ने लिखा है। इसको थॉमस लॉज ने लिखा है, इसको शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये दो चीज़ें आपको मिल गई कि रोसलिंड किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस लॉज के द्वारा। और मिडसमर नाइट ड्रीम तो वही आप जानती हैं ऑलरेडी इसको। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? आपने देखा सटायरिक कॉमेडी, या कॉमेडी क्या था उसको आपने देखा, फिर सटायरिक कॉमेडी देखा, और उसके बाद आप रोमांटिक कॉमेडी की बात की, फिर आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात करते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करते हैं। ओके, अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है आपका, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में है क्या, ये ध्यान देना है। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी तो हो ही गया आपका, अब मैनर मतलब तौर तरीके। यहाँ तौर तरीके से मतलब तो है नहीं, देखिए इसमें जो है आप ई बना लीजिए। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये कह रहा है कि इट इज़ वर्जिनेटेड इन द न्यू कॉमेडी ऑफ द ग्रीक मेनेंडर। ये दिमाग में रख लीजिए, जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये वर्जिनेटेड है कॉमेडी ऑफ द ग्रीक मेनेंडर के द्वारा।
एक ग्रीक मिनेंडर में कॉमेडी ऑफ माइनर ये डेवलप हुआ, वर्जिनेट हुआ। वर्जिनेट करना है, अर्जिनेट नहीं, ओके, वर्जिनेट। तो ये वर्जिनेट होता है और वर्जिनेट, ओके, वर्जिन होता है, वर्जिनेट इन द न्यू कॉमेडी ऑफ ग्रीक मिनेंडर अ सच काइंड ऑफ प्लेज। इस तरह का जो प्ले है, इस तरह के प्ले को क्या डील करता है ये ध्यान रखना। तो रिलेशन, क्या रिलेशन डील करता है? एंटिक्स ऑफ मेन एंड वीमन, ओके। अब एंट्रिक्स मतलब होता है गुप्त प्रेम संबंध, गुप्त प्रेम संबंध, ओके। गुप्त प्रेम संबंध होता है, उसे हम कहते हैं इंट्रिक्स। ये इंट्रिक्स है, रिलेशन है ना दिस। अब ये देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक मतलब हो रहा है। एक तो आप देख रहे हैं, पहला एक क्वेश्चन ये बन गया कि जो ग्रीक मिनेंडर है ये कॉमेडी ऑफ वर्जिनेटेड किया गया है ग्रीक मिनेंडर के, और सच काइंड ऑफ ये डील क्या करता है? रिलेशन बिटवीन मेन एंड वीमन, इंट्रिक्स ऑफ मेन एंड वुमेन, जो मेन और वुमेन के बीच में गुप्त प्रेम संबंध होता है उसकी बात को कहता है। और क्या? सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास, जो कि एक कृत्रिम व्यवहार की बात करते हैं। सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास, कृत्रिम व्यवहार, ओके। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स ग्रीक मिनेंडर हो गया, एंट्रिक्स मेन एंड वीमन की बात हो गई, इतनी चीज़ें इसमें हो गई। अब देखते हैं हम कि देखिए जो रचना है लव्स लेबर लास्ट और मच अडू अबाउट नथिंग, मतलब बात का बतंगड़ होना। मच अडू, बहुत सब कुछ कह डालना, कर डालना, अबाउट नथिंग, नथिंग के बारे में, हुआ कुछ नहीं और बहुत सारी बातें हो गई, उसे कहते हैं मच अडू अबाउट नथिंग, जो कि शेक्सपियर के द्वारा है। तो ये आप तुरंत समझ लीजिए ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर में आता है। अगर सिर्फ कॉमेडी कह दिया है, ध्यान रखना, अगर इन्होंने सिर्फ कॉमेडी कह दिया है तो कॉमेडी तो आई है, लव्स लेबर लास्ट या मच अडू अबाउट नथिंग, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये कॉमेडी ही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उन्होंने कॉमेडी कह के और कॉमेडी ऑफ मैनर भी लिख दिया है, कॉमेडी ऑफ मैनर भी लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना, तो आपको कॉमेडी ऑफ मैनर लगाना होगा, केवल कॉमेडी नहीं लगाना होगा, ओके। इतनी बात समझ लीजिए। ये वर्जिनेट है ग्रीक मिनेंडर और गुप्त प्रेम संबंध जो है मेन वुमेन के बीच में। तो लव्स लेबर्स लास्ट मच अडू अबाउट नथिंग। और ये भी देखिए द वे ऑफ द वर्ड, द वे ऑफ द वर्ड आपका क्या विलियम कांग्रीव का है। ये क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द कंट्री वाइफ, गांव की पत्नी, कंट्री मतलब गांव, यहाँ गांव से मतलब लिया गया है। देहाती पत्नी, ओके, देहात की पत्नी मतलब कंट्री वाइफ। ये कंट्री वाइफ मतलब हो गया देहाती पत्नी, अर्थात विलियम वचरली ने किया है। और द वे ऑफ द वर्ड, रट लीजिए, द वे ऑफ द वर्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी अगर कह दिया तब भी, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। और किसके द्वारा है? विलियम कांग्रीव के द्वारा है। द कंट्री वाइफ, मान लीजिए अगर ये नाम नहीं दिया कि हाँ किसने लिखा, लेकिन ये कह सकता है व्हाट टाइप ऑफ दिस, तो आप बताएंगे कि द वे ऑफ द वर्ड, जो द वे ऑफ द वर्ड है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। इसे तो सभी लोग जानते हो, इसे बताने की जरूरत है नहीं। और कंट्री वाइफ अगर पूछ लिया कि इन विच टाइप ऑफ, तो आप बताएंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। मान लीजिए इसका नाम न पूछे विलियम वाचरली ने, इस डायरेक्ट पूछे, तो ये पूछ सकता है द वे ऑफ द वर्ड विलियम कांग्रीव और कंट्री वाइफ विलियम वाचरली, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक फार्स आ गया। फार्स मीन्स जानते हैं आप लोग? फार्स मीन्स स्वांग, और स्वांग मतलब जानते हैं क्या होता है? ढोंग। ढोंग जानते हैं ना कि ढोंग किसे कहते हैं? ढोंग रचना। तो स्वांग मतलब कोई चीज़ ढोंग रचना, करना कम, ढोंग ज़्यादा रचना, ढोंग, इसे कहते हैं हम फार्स, ओके। फार्स ये होता है स्वांग रचना, मतलब ढोंग रचना, देश का कोई काम करने के लिए देश का बवाला करना, उसी को हम स्वांग कहते हैं, फार्स कहते हैं, ओके। ये एक
नाउन भी है, अगर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो फार्स क्या है, एक नाउन है। मतलब ये समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसमें रिस्पेक्ट की बात नहीं होती, इसमें हंसी करना है, मजाक लेना है। ओके, ये बात समझ लीजिए, इसमें हंसी लेना है, मजाक करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। आप देख ही रहे हैं। तो ये जैसे कहते हैं कि बेतुकी परिस्थितियों से पूर्ण हास्यजनक नाटक की बात करना, उसे हम कहते हैं फार्स। अर्थात आप इसे देख लीजिए क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। बेली डांस जिसको, बेली लाफ जिसको कहते हैं, मतलब समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस, समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस, इम्पॉर्टेंट और सीरियस। ओके, समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस, क्या, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओके, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ यस भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, दोनों का प्रयोग। तो दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल। ओके, ये आपका जो लिखा है लिखा ही है, मैं इसको इसकी मीनिंग को बता रहा हूँ कि क्या है। मान लीजिए इसकी मीनिंग को बना दिया, लेकिन आपको ये समझना है कि ये फार्स जो है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट और सीरियस दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, या ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, और ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ओके, तो ये जानते रहिए। बाकी आपका जो अगर ये आया, इस तरह से आया तो इस तरह से भी कर देना। इसकी मीनिंग को मैंने आपके सामने लिख दिया। और यदि आपको एक टाइप ऑफ कॉमेडी जो डिज़ाइन करता है प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर, मतलब हंसना, बेली डांस, किसी का मजाक उड़ाने के रूप में, ढोंगी टाइप में, तो इट कॉमनली इम्प्लाइज हाई एग्जगरेटेड, एग्जगरेटेड मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा के। ओके, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, आर कैरिकेचर्ड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। कैरिकेचर जानते हैं, जो मजाकिया कैरेक्टर हो। कैरिकेचर मतलब जिसको देखने के बाद आप हंसने लगे, उसी को हम कहते हैं कैरिकेचर्ड, मतलब मजाक के रूप में। तो कैरिकेचर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर ऐसा हो जिसको हम देख के हंसें। ओके, अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में ये क्या है, किसमें है फार्स। तो द टाइमिंग ऑफ दिस थ्रू, ये फार्स है, ध्यान रखना। स्वांग ढोंग और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कॉमेडी तो वही है, लेकिन शेक्सपियर की ये रचना है। द टाइमिंग ऑफ दिस थ्रू, यहाँ भी जो द टाइमिंग ऑफ श्रीव है ना, ये बहुत तेज़ तर्रार महिला की बारे में बात हो रही है। श्रीव माने बहुत तेज़ तर्रार, तो द टाइमिंग ऑफ दी श्रीव इसमें भी। अब मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कहाँ की, विंडसर की वाइफ, ये चीज़ें शेक्सपियर की हो गई। और द आइडिया ऑफ कॉमेडी, ये भी फार्स में है, जो जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा है। जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा है, उसे द आइडिया ऑफ कॉमेडी की बात करते हैं। ओके, तो ये अब जान लीजिए। डिस्क्राइब्ड हाई कॉमेडी, हाई कॉमेडी इवोक्स इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल ओके, इंटेलेक्चुअल, ना कि ये जो लिखा गया इंटेलेक्चुअल लाफ्टर, यहाँ तक इंटेलेक्चुअल लाफ्टर इसे कहते हैं। ये डिस्क्राइब किसको करता है, इंटेलेक्चुअल लाफ्टर में। और लो कॉमेडी, हाई कॉमेडी क्या है, इंटेलेक्चुअल लाफ्टर है। और लो कॉमेडी क्या है, जो नो इंटेलेक्चुअल अपील हो, जो इंटेलेक्चुअल अपील की बात ना करता हो, अंडरस्टैंड टू
एरोज होना चाहिए, एराउज लाफ्टर बाई जोक्स के द्वारा होता है। मतलब ये इंटेलेक्चुअल की बात नहीं, बस जोक के द्वारा आप हंसे, उसी को हम कहते हैं लो। और जो इंटेलेक्चुअल आपका लाफ्टर है वो है आपका हाई कॉमेडी। तो हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी की बात होती है। ये क्या है, एक आपका फार्स है। ओके, फार्स में दिमाग रखना बार बार। द टाइमिंग ऑफ दिस द मेरी वाइफ सब सर कॉमेडी होने के बाद ये क्या है, एक फार्स है, एक सॉन्ग है, एक डोंग है शेक्सपियर की। और द आइडिया ऑफ कॉमेडी ये भी आपका जॉर्ज मेरेडिथ का है। और इसमें हाई और लो की बात होती है। फिर हम लोग देखते हैं जो कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ आप जानते हैं कि आप कोई भी फिल्म देखने जा रहे हों और उसमें जब सीरियस केस के बाद तुरंत आप देखते होंगे कि जोकर आ जाता है और वहाँ मजाक करना शुरू कर देता है, तो उसी को कहते हैं कॉमिक रिलीफ। मतलब मजाक करके आपको आनंद दे देना, रिलीफ, आपको उस जो दुख है उस दुख को कम कर देना, उसी को हम कहते हैं कॉमिक रिलीफ। मतलब मजाक करके आपको रिलीफ करना, अच्छा कर देना, उसी को कहते हैं हम कॉमिक रिलीफ। ओके, इसके भाव को ही जान लीजिए, इसके शब्द को जानिए। कॉमिक रिलीफ मतलब मजाक करके आपके जो मानसिक टेंशन आपके विचार में जो चल रहे हैं उसको दूर करना, उसी को कहते हैं हम कॉमिक रिलीफ। ओके, इतनी चीज़ें तो समझ गए। लेकिन ये है क्या, इंट्रोडक्शन, जो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेज। इसमें क्या करता है कि वही जैसे हमने कहा जॉनी लीवर आ जाएं, रामपाल आ जाएं, इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं जैसे ही आएंगे आप तुरंत देखेंगे, आप हंसना शुरू कर देंगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू टेक एंड इंटरेस्ट। आप एक आनंद लेने गए हैं, आप एक अम्यूज़ करने गए हैं, वहाँ इंटरटेनमेंट करने गए हैं, ना कि वहाँ रोने गए हैं। तो सो दैट आपको तुरंत जोकर आकर के आप सीरियस से तुरंत कॉमिक रिलीफ दे देता है। वो ऐसा ही स्पीच बोलता है, आर सीन्स इन अ सीरियस और स्पेशली इन ड्रामा। जो ड्रामा में आपका सीरियस जो कहानी होती है और सीरियस के बाद तुरंत जो ट्रेजिक वर्क होता है यू कैन से, उसके बाद तुरंत आप मनोरंजन की बात कर देते हैं, उसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ क्या है, ये सीरियस जो आफ्टर सीरियस और ट्रेजिक वर्क कम्स एन इवेंट विच यू हैव लाव्ड, जो आपको हंसा दे, दैट इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। ओके, उसी कहते हैं हम कॉमिक रिलीफ। तो हर ट्रेजिक वर्क के बाद आप तुरंत हंसते हैं, उसी कहते हैं कॉमिक रिलीफ। जैसे आप कॉमिक रिलीफ में मैकबेथ में देखा होगा, पोर्टर सीन की बात देखी होगी। अब जान लीजिए कि पोर्टर सीन किस में आया है, मैकबेथ में। अब ये हिस्ट्री पोर्शन आपका बन गया, जान लीजिए। एक तो कॉमिक रिलीफ जान गए कि क्या है ये, कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेस आर सीन्स इन अ सीरियस और स्पेशली इन ड्रामा ट्रेजिक वर्क। अब इसमें जैसे पोर्टर सीन आया, कॉमिक सीन आ गई, कॉमिक रिलीफ हो गई, इसे कॉमिक सीन कहते हैं। और ग्रेव डिवर्स ये हैमलेट का है। ग्रेव डिवर्स किस में पाया जाता है, ये हैमलेट में पाया जाता है। द फॉल स्टॉप सीन ये हेनरी फोर्थ में होता है। ओल्ड नर्स किस में, रोमियो एंड जूलियट में है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, कॉमिक रिलीफ हैं, जो कि ड्रामा में जो नाटक जो हो रहा है उसमें सीरियस के बाद ये चीज़ें कहानी आती हैं जिसमें आप रिलीफ आपको मिलता है। ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आप देख रहे हैं, मतलब मनोरंजन करना और उपहास भी करना है। उपहास परिहास कहते हैं ना, ह्यूमर्स, उपहास या परिहास करना। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स मतलब परिहास के रूप में किसी का आनंद लेना, कॉमेडी करना, उसे कहते हैं हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये किसके, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ये डेवलप किसने किया, बेन जॉनसन ने डेवलप किया। तो दिस इज डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ओके, और ये जो है फिर बेस्ड ऑन एंशिएंट फिलोसफिकल थ्योरी, ये ध्यान रखना बहुत ही, मतलब एक क्वेश्चन तो ये बन गया डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन और बेस्ड ऑन एंशिएंट फिलोसफिकल थ्योरी। नंबर 2 क्वेश्चन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। और अब देखिए जो तीसरी बात हो रही है कि प्योर ह्यूमर्स की चर्चा इन्होंने किया है। मेन चीज़ें प्योर ह्यूमर्स की चर्चा इन्होंने की है, जो कि जो प्राइमरी फ्लूइड्स हैं, जो तरल फ्लूइड्स मतलब होता है आपका तरल की बात करते हैं। ओके, अब इसमें तरल क्या है,
अब तरल क्या है ये ध्यान रखना है। तरल में चार चीज़ें हो गई। एक तो ब्लड होता है, फ्लेम हुआ, फ्लेम को भी आप जानते होंगे। फ्लेम मतलब कफ या उदासीनता। फ्लेम कफ भी होता है, उदासीनता भी कहते हैं। ओके, मतलब इसमें अंदर तरल पदार्थ के रूप में एक ब्लड हो ही गया, फ्लेम हुआ, कफ हुआ, फिर कालर। कालर देख रहे हैं ना, कालर को पित्त, और पित्त क्या करता है, क्रोध करता है। जो पित्त है ये क्रोध करता है। ओके, बात समझ आ रही नहीं। फ्लेम जो है आपकी उदासता को लाता है, उदासीनता को लाता है, और कलर अब पित्त है तो ये क्रोध को पैदा करता है। ओके, और मेलांकली है, ये जो मेलांकली है आपका, मेलांकली क्या है, उदासीनता इसमें भी है, मेलांकली होते हैं। ओके, तो मेलांकली आप इसमें देखिए चार चीज़ें हो गई, 1 2 3 एंड 4, 4, ये चार चीज़ें हो गई। ये आपका मेलांकली उदासी हो गई। ओके, उदासी हो गई। कालर हो गया पित्त, और पित्त क्या है, एक क्रोध। जब पित्त आपके पास होता है तो क्रोध होता है, और कफ होता है तो उदासीनता होती है। अब ब्लड आपके पास है, ये प्राइमरी फ्लूइड्स हैं, जो कि ये फ्लूइड्स मतलब होता है तरल। तो ये चीज़ें करना ह्यूमर्स को, ऐसा ना करना कि मनोरंजन, कॉमिक, सटायर, ये सारी चीज़ें अगर लिख के देगा, ये नहीं। ये क्योंकि आपकी एलटी में आ चुका है, एलटी में आपका आ चुका है। ओके, तो फ्लेम, ब्लड, कॉलर एंड मेलांकली, whose temperament was held to determine a person both physical condition and type of character। दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। देखिए, आपने बेन जॉनसन को देखा, बेन जॉनसन ने डेवलप भी किया है, और एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर। एक है रचना एवरी मैन। ओके, ये एवरी मैन किसी का नाम नहीं है कि किसने लिखा है, इसको मैंने पहले ही वॉल्यूम में आपको बताया है। एवरी मैन, इसको आप देख लेना, जैसे ही पहले वॉल्यूम में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा कि एवरी मैन किसकी रचना है। ये किसी की रचना नहीं है, अननोन नंबर है, अननोन है इसका। तो एवरी मैन और एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर्स को आप मत मिलाइएगा कि एवरी मैन ये भी बेन जॉनसन किए होंगे, नहीं। एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर बेन जॉनसन ने किया है 1598 में, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स सीधे दिया है विलियम वैचरली का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है आपका क्या दिया है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स विलियम वैचरली का। ओके, तो आर यू गेटिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गया। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय डियर्स। खत्म हो गया क्या? फाइनल। फाइनल।